हेलो 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 हेलो। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भाई, स्वागत है सुस्वागतम सुस्वागतम। तुम सभी का भैया बहुत ज़्यादा स्वागत है ना। तुम सभी का बहुत ज़्यादा लाइक वेलकम है। ठीक है, पधारो पधारो, इस क्लास में पधारो, है ना। बहुत बढ़िया। तो यार आज मिल रहे हैं। बेसिकली हमने वो चैप्टर खत्म कर चुके हैं, एक टॉपिक बचा हुआ है, जरा सा एक टॉपिक है, उसको अपन खत्म करते हैं मस्त तरीके से। ठीक है। और फिर हम रक्षाबंधन के बाद ही मिलना होगा फिर हमारा, है ना। पक्का। ठीक है। तो रक्षाबंधन के बाद हम मिलेंगे। ठीक है, एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम होगा परमाणु एवं अणु। फिर आज हम दूसरा चैप्टर को ख़त्म कर देने वाले हैं। ठीक है। और मे बी शॉर्ट नोट्स तुम लोगों को जल्दी मिल जाए, इस वीक में मैं डलवा दूंगा शॉर्ट नोट्स को। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। सर जी पाए लागू, बहुत बढ़िया, ढेर सारा आशीर्वाद, है ना, ढेर सारा आशीर्वाद। श्रेया शर्मा बोल रहे हेलो नथिंग, सत्यम कुमार हाय बोल रहे हैं। सो भैया तुम सभी का स्वागत है। अगर मेरी आवाज़ तुम तक अच्छे से लग रही है ना, अच्छे से पहुंच रही है, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हूँ, जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में थोड़ा एटीपी बार लिखवा दीजिए। कल ही तो दिए थे, समझ नहीं आया क्या? हैं, जल्दी से लिख दीजिए। हैं। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, है मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। चलो, बहुत बढ़िया। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी किसके बारे में? हमने बेसिकली बात करी थी, शुरुआत करी थी हमने पृथक्करण फनल की। पृथक्करण फनल क्या हुआ करती थी भैया? सर पृथक्करण फनल का उपयोग करा करते थे, या पृथक्करण कीप जिसको कह सकते हो, उसका हम उपयोग करा करते थे जब दो द्रव हो मेरे पास और दोनों की जो घुलनशीलता है वो क्या है, डिफरेंट है, मतलब एक दूसरे में घुलते नहीं है, अघुलनशील दो पदार्थ हुआ करते थे, दो द्रव हुआ करते थे। जैसे अगर मैं बात करूं, मेजरली हमने बात कर ली थी तेल और पानी। तेल और पानी एक दूसरे में घुलते हैं क्या? तेल और जल एक दूसरे में घुलते हैं क्या? नहीं घुलते। तो हमने मस्त तरीके से उसको एक पृथक्करण फनल में लिया था। फनल में रखने के बाद दोनों ने अपनी अपनी क्या कर ली थी, एक लेयर बना ली थी। क्या बना ली थी? एक लेयर बना ली थी, एक परत बना ली थी। उस परत को बनाने के बाद हमने क्या करा था, वो परत जो थी, है ना, उसमें हमने देखा था तेल ऊपर, तेल जो था वो ऊपर तैरने लगा था, और जो हमारा पानी था वो नीचे आ गया था। फिर नीचे से हमने क्या खोल दिया था, एक भैया जो हमारा टोटी थी उसको हमने खोल दिया था। तो क्या हो गया था भैया, पानी पानी नीचे, और बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत शानदार। आकाश सर की तबीयत कैसी है? अरे मस्त है भाई, बढ़िया मोमोज खा रहा है व्यक्ति। ठीक है, अगले की बात करते हैं। चलो, अगला जो हमने बात करी थी कि दो हमने द्रव लिए थे जो क्या थे, एक दूसरे के अंदर घुल सकते थे। तो उसके लिए हमने दो मेथड्स के बारे में बात करी थी। एक थी हमारी आसवन, और दूसरी क्या थी हमारी प्रभाजी आसवन, जिसको आंशिक आसवन भी कहा था। तो देखो, आसवन और प्रभाजी आसवन में मेजर डिफरेंस यही था कि आसवन जो है ना, उसमें अगर हम बात करें जो डिफरेंस होना चाहिए वो 25 केल्विन से अधिक का क्वथनांक में अंतर होना चाहिए, अधिक का क्वथनांक में अंतर होना चाहिए। मतलब अगर इससे ज्यादा का अंतर है ना, का अंतर होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा का अंतर है तो हम आसवन विधि का उपयोग करा करते थे, और अगर नहीं है तो हम यूज करा करते थे प्रभाजी आसवन का। तो मतलब हम अगर, है ना, मतलब हम अगर प्रभाजी आसवन का यूज कर रहे हैं तो 25 केल्विन से, है ना, कम कम, है ना, क्वथनांक का अंतर जो हो, क्वथनांक का अंतर हो, ठीक है, तब हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। सर ये सॉन्ग मैंने गाया था, हाँ यही वाला आज गा लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कमल सर और आकाश सर हमको रोस्ट कर रहे थे। अरे यार क्या बोल रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में, दोनों के बारे में क्या ही बोल रहे हैं ना। क्या बोल रहे थे कमल सर? अच्छा ये बताओ। हम्म। कमल सर क्या बोल रहे थे? चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने बात करी थी क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमेटोग्राफी मतलब क्रोमा मतलब होता था क्या, रंग। तो इसका सबसे पहले उपयोग किया गया था रंगों के, है ना, घटकों को अलग करने के लिए। बेसिकली वो बोल रहे थे कि, हाँ मतलब लाइक वो क्रोमेटोग्राफी में हमें क्रोमा एक शब्द हुआ करता था, क्रोमा का मतलब हुआ करता था रंग। तो स्याही के अंदर कई सारे रंग हुआ करते हैं, ठीक है। हाँ, उन रंगों को अलग अलग करने के लिए
इसका उपयोग करा करते थे। अमित सर रोस्ट कर रहे थे, क्या रोस्ट कर रहे थे, क्या रोस्ट करेंगे हमें, हैं? देखो मतलब खुद सोचो, उन लोगों को मेरी जरूरत पड़ रही है रोस्ट करने की। मतलब मेरी जरूरत पड़ रही है, समझ रहे हो तुम लोग? बहुत बढ़िया। सर आज वीडियो कॉल करिएगा बेटा, नेक्स्ट वीक करेंगे अपन वीडियो कॉल। आज कुछ तुम लोग और बता देना तो वो अपन कर लेंगे, ठीक है? ट्राई करेंगे, आज देख लेंगे। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले हैं रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन क्या हुआ करते हैं मास्टर, ये बताना है आपको। बढ़िया तरीके से शिद्दत से पढ़ेंगे, बहुत आसान है ना। दूसरा जो टॉपिक है अभ्यास प्रश्न, मतलब इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को तुम्हारा भाई लेकर आया है। उन क्वेश्चंस के सारे जो हम बात करें सॉल्यूशंस जो होने वाले हैं वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा बहुत बढ़िया तरीके से, जो नोट्स हमने बनाए उसी में से। ठीक है, पक्का? बढ़िया, करें स्टार्ट? चलो करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज परिवर्तन। परिवर्तन क्या हुआ करता है? परिवर्तन कैसा हुआ करता है भाई, है ना? परिवर्तन ऐसा कि अगर मैं बात करूं, शुरू में कोई चीज अलग थी, अब अलग हो गई, इसको अपन क्या बोलते हैं? परिवर्तन बोलते हैं, है ना? जैसे कि तुम बदल गए हो, तुम बदल गए हो, अब से हमारा रिश्ता वैसा नहीं रहा, है ना? तो क्या हो गया? तुम बदल गया भाई, तू बदल गया भाई, भाई बदल गया। ऐसा कभी बोलते हो तुम क्लास में? हाँ, अब तो क्यों ही बोलेगा, अब तो भाई साहब, हाँ समझ रहे हो? वही, तू बदल गया भाई। हाँ, पहले मैं 4 रील भेजता था, आज एक भी रील के ऊपर रिप्लाई नहीं करता, तू बदल गया भाई। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बदलना। जो पहले था वो वैसा नहीं रहा। सेम चीज अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले कमल सर जो थे, है ना, अगर मैं बात करूं हमारे जमल सर जो थे, वो पहले क्या हुआ करते थे? बहुत ज्यादा, अगर मैं बात करूं बहुत ज्यादा, तुम बोल सकते थे कि केयरिंग पर्सन हुआ करते थे। कैसे हुआ करते थे? केयरिंग पर्सन हुआ करते थे। केयरिंग पर्सन मतलब ख्याल रखने वाले। किसका ख्याल रखने वाले? समझ जाओ। तो अब क्या हो गया भैया? कमल सर बदल गए हैं, है ना? अब वो खुद का ख्याल रखते हैं। कैसे ख्याल रखते हैं? बढ़िया तरीके से, हेलो बच्चों, ज्यादा तेज नहीं बोलेंगे, गला खराब हो जाएगा, ठीक है? तो हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? आए हो बहुत बढ़िया होंगे, पहला ख्याल। दूसरा ख्याल बालों का, भाई तो मेरे बच्चों कैसा लग रहा है सब कुछ, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? तो ऐसे ख्याल रखने लगे हैं। तो अब क्या बताएं तुम्हें? तो वैसे ही जो परिवर्तन होते हैं ना, है ना, परिवर्तन किसी भी टाइप के हो सकते हैं, है ना, क्या हो सकते हैं? किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। मैं 2 तरीके के परिवर्तन के बारे में बात करेंगे अपन। किसके बारे में बात करेंगे अपन? 2 तरीके के परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। तो परिवर्तन मतलब क्या होता है? चेंज। पहले जो था वो वैसा ना रहे, है ना? तो परिवर्तन का मतलब क्या होता है? चेंज, बदल गया भाई तू, है ना? मुझसे जो नजरे चुराने लगे हो, लगता है तुम कहीं पढ़ने जाने लगे हो, जो ट्रिक सिखाई मैंने साल भर तुम्हें, लगता है तुम कहीं भूलने लगे हो। तुम्हारी बुक भी ऐसे ही गाना गाती होगी तुमको देख के, मुझसे जो नजरे चुराने लगे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो परिवर्तन 2 तरीके के होते हैं। अब तुम मुझे एक बात बता सकते हो, गुण कितने प्रकार के होते हैं? गुण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला गुण वो होता है कि मान लो तुम्हें किसी से दोस्ती करनी है ना? मान लो तुम्हें किसी से दोस्ती करनी है, वो सामने से कोई आ रहा है, आ नहीं रही है, आ रहा है ना? हाँ, तो सामने से कोई आ रहा है, अब वो बहुत सुंदर है ना? ऑलमोस्ट, अब मतलब ऑलमोस्ट बात करें कि वो क्या है? बहुत सुंदर है, जस्ट लाइक हैंडसम है, बहुत ज़्यादा लाइक इंटेलिजेंट है, कई सारे लोग उसकी बहुत ज़्यादा बड़ाई करा करते हैं, शायद पंकज बोरासी हो सकता है वहाँ पर। तो वो आ रहा है। अब उसे देखकर तुम लोगों को, उन्हें देखकर तुम 2 तरीके के स्टेटमेंट दे सकते हो। पहला, वो व्यक्ति बाहर से कैसा है। तो जो बाहर से जो चीज़ें हम देखा करते हैं उसको हम बोला करते हैं भौतिक गुण। क्या बोला करते हैं बेटा? भौतिक गुण। ध्यान से सुनना पंकज सर क्या बता रहे हैं, ठीक है? ठीक है मेरे चुलगो से ध्यान से सुनना। तो हम बात कर रहे हैं भौतिक गुण, और भौतिक गुण में अगर कोई परिवर्तन होगा तो उसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। व्हाट इज भौतिक गुण? भौतिक गुण का मतलब होता है बाहरी गुण, एक्सटर्नल गुण। भैया वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है ना? उसकी बॉडी कितनी है ना? उसकी अवस्था कितनी है, ठोस द्रव गैस क्या है भैया? मतलब कोई चीज को तुम बाहर से क्या क्या देख सकते हो? हम रंग देख सकते हैं, हम आकार देख सकते हैं, हम रंग देख सकते हैं, हम आकार देख सकते हैं, उसकी भौतिक अवस्था देख सकते हैं,
यही देख सकते हो। बाहर से क्या चीज देख सकते हो उसको हम बोलते हैं भौतिक गुण, और अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम बोला करते हैं भौतिक परिवर्तन। सो भौतिक गुणों में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक गुणों में परिवर्तन कहलाता है भौतिक गुणों में जो परिवर्तन है, गुणों में परिवर्तन है, उसी को हम बोला करते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या बात है, बढ़िया। मतलब सर अगर मैं किसी का आकार बदल दूं, भौतिक गुण क्या हुआ करते हैं? भौतिक गुण क्या हुआ करते हैं? भौतिक गुण को हम बोला करते हैं बाहरी गुण। क्या बोला करते हैं? बाहरी गुण। तो भौतिक गुण क्या हुआ करते हैं बेटा? है ना, भौतिक गुण क्या हुआ करते हैं? तो भौतिक गुण को हम सर बोला करते हैं बाहरी गुण। क्या बोला करते हैं? बाहरी गुण। बाहरी गुण क्या होते हैं सर? बाहरी गुण का मतलब है, बाहरी गुण का मतलब है जैसे कि हमारा हो गया आकार, क्या हो गया? आकार हो गया, ठीक है। आयतन हो गया, क्या हो गया? आकार हो गया, आयतन हो गया, ठीक है। भौतिक अवस्था हो गई। भौतिक अवस्था समझते हो? ठोस, द्रव, गैस। हाँ, अगर ये चेंज हो रही है किसी कोई चीज हरकत करने से, सिर्फ यही चेंज हो रहा है, तो हम इसको बोल देंगे क्या है? ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। क्या है बेटा? भौतिक परिवर्तन है। ध्यान से सुनना, चीजें अपने आप समझ में जाएगी, चीजें अपने आप समझ में जाएगी, ठीक है। बहुत शानदार, चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी, बहुत शानदार। आ जाओ, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कुछ चीज फील करना। जैसा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? हमारे पास है सर, हमारे पास मैं एक वो बोल देता हूँ, एक एग्जाम्पल से तुम बोल सकते हो। जैसे किसी चीज को, बर्फ को पिघला रहे हो, है ना, बर्फ को पिघला रहे हो, मतलब मान लो भौतिक गुणों में परिवर्तन क्या हो सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अवस्था में परिवर्तन। मान लो कोई चीज ठोस थी, मान लो बेटा कोई चीज क्या थी? ठोस थी। ये रही ठोस हमारी। इस ठोस को तुम लोगों ने क्या कर दिया भैया? गर्म कर दिया। क्या कर दिया? गर्म कर दिया। तो गर्म करने पर क्या बन जाएगी? द्रव। अच्छा, द्रव को और गर्म कर देंगे, बताओ क्या बनेगा? द्रव को और गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? गैस बनेगा। बहुत शानदार भैया। कोई चीज ठोस थी, ठोस को हमने क्या करा? गर्म करा। ठोस को हमने क्या करा बेटा? गर्म करा। और गर्म करने के बाद उसको इतना गर्म करा कि वो किस में चेंज हो गई भैया? द्रव में चेंज हो गई। द्रव को और गर्म करा तो किस में चेंज हो गया? गैस में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? गैस में चेंज हो गया। बहुत शानदार। अच्छा, इस गैस को तुम वापस द्रव बना सकते हो? हाँ सर, ठंडा कर दो। क्या कर दो? ठंडा कर दो। शुरू में हमने क्या करा था? गर्म करा था। गर्म करा था तो क्या बन गई? गैस बन गई। गर्म करा था तो क्या बना? द्रव बना। भैया कोई चीज ठोस थी, उसको गर्म करा तो द्रव बन गया। द्रव को और गर्म करा तो क्या बन गया? गैस बन गया। गैस को ठंडा कर दो। क्या कर दो? ठंडा कर दो, उल्टा कर दो, तो तुम क्या हो जाओगे? द्रव बन जाओगे। द्रव से अगर तुम्हें ठोस बनाना है तो और ठंडा कर दो, तो क्या बन जाएगा भैया? ठोस बन जाएगा। उदाहरण के लिए मेरे पास सर बर्फ है। क्या है बेटा? बर्फ है। बर्फ को मैंने क्या करा? गर्म करा। गर्म करने का संकेत ये होता है, ऐसा करके कहीं लिखा हो, तो क्या बन गया? जल बन गया। जल को और गर्म करा, बताओ क्या बन जाएगा? जल वाष्प बन जाएगी, भाप बन जाएगी, जल वाष्प बन जाएगी, मतलब भाप बन जाएगी। भाप को ठंडा कर दो, है ना, इसको तो गर्म करा था, भाप को क्या कर दो? ठंडा कर दो। तो भाप को ठंडा करोगे क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। जल को और ठंडा कर दो तो क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी, है ना। क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। अच्छा, मैं तुम लोगों से एक छोटी सी चीज पूछता हूँ। जो बर्फ होती है, ये पानी होती है, पानी का सूत्र जो होता है वो होता है H2O। मैं तुम लोगों को बस इतना बता रहा हूँ, H2O होता है। क्या होता है? H2O, है ना, पानी जो होता है। अच्छा, द्रव अवस्था तो मैं लिक्विड के लिए L लिख देता हूं। अच्छा, बर्फ जो होता है वो भी H2O ही होता है, लेकिन वो ठोस अवस्था में तो मैंने ब्रैकेट में S लिख दिया, है ना। ठोस अवस्था में बर्फ थी तो मैंने S लिख दिया, सॉलिड है। और जल वाष्प जो होता है H2O ही होता है, पानी ही होता है, लेकिन वो गैस अवस्था में तो मैंने G लिख दिया। क्या लिख दिया? G लिख दिया। गैस के लिए G लिख दिया, ठोस के लिए S लिख दिया। सॉलिड S बोलते हैं, है ना। तुम लोग पता ही होगा, नहीं पता मैं बता देता हूँ भैया। मैं कोई चीज सॉलिड लिख रहा हूँ, सॉलिड का मतलब क्या होता है? सॉलिड का मतलब होता है ठोस। क्या होता है? ठोस। तो सॉलिड का मैंने S लिख दिया, यह लिख दिया, देख लो। फिर मैंने H2O था भैया, एक होता है लिक्विड, लिक्विड का मतलब होता है द्रव, है ना, द्रव। बहुत बढ़िया, तो उसके लिए मैंने L लिख दिया, देख लो, इसके लिए L लिख दिया। और एक होता है गैस, क्या होता है? गैस। तो गैस का मतलब होता है गैस, जिसके लिए मैंने G लिख दिया। क्या लिख दिया? G लिख दिया। बहुत बढ़िया, तो यहाँ G लिख दिया, है ना। बस इतनी सी चीज समझनी थी, और कुछ नहीं। अच्छा, ये बताओ, यहां पर कोई नई चीज बन रही है क्या? यहां पर मैं क्या चीज देख रहा हूं? यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ अवस्था में परिवर्तन देख रहा हूं। बर्फ को पिघलाया, पानी बना, पानी को पिघलाया, पानी को उबाला, और तो क्या बन गई? जलवाष्प बन गई। जलवाष्प को ठंडा करा, फिर पानी बन गया, और इस पानी को और ठंडा कर दिया तो हमने क्या बन गई? बर्फ बन गई। क्या बन गई? बर्फ बन गई। यहां पर सिर्फ अवस्था परिवर्तन हो रहा है, कोई नई चीज
नहीं बन रही है। अरे पानी H2O था, H2O था, H2O ही रहा। केमिस्ट्री की दृष्टि से सिर्फ अवस्था परिवर्तन हो रहा है, H2O तो H2O ही रहा। तो एक चीज याद रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां किसी प्रकार के, क्या बोल रहा हूं मैं, यहां किसी प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। कोई नई चीज यहां पर नहीं बनती। देखो H2O था, H2O ही रहा, पानी था, पानी ही रहा, पानी की बस भौतिक अवस्था चेंज हुई है। क्या हुई है? भौतिक अवस्था चेंज हुई है। क्या हुई है? भौतिक अवस्था चेंज हुई है। तो इसका तुम लोगों से पता चल जाएगा, जैसे कोई चीज़ पिघल रही है, उबल रही है ना, काट रहे हो, इन सभी के एग्जाम्पल्स में क्या देखोगे तुम लोग, यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं बन रही है। सिंपल सी चीज़ है ना, नई चीज़ नहीं बन रही। कोई बर्फ़ का पिघलना कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। जल का उबलना भौतिक परिवर्तन। भाई जल वाष्प का ठंडा होकर जल बदलना भौतिक परिवर्तन। जल को ठंडा करके बर्फ़ बनाना भौतिक परिवर्तन। कोई नई चीज़ बन रही है क्या? नहीं बन रही मास्टर, नहीं बन रही है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। यही चीज़ पता होना चाहिए, ये चीज़ पता होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, है ना, यह सामान्यतः, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, यह सामान्यतः, यह सामान्यतः, सामान्यतः मतलब जनरली, सामान्यतः उत्क्रमणीय प्रकृति के होते। उत्क्रमणीय प्रकृति का मतलब रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब उत्क्रमणीय प्रकृति के मतलब रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब रिवर्स समझते हो तुम लोग, हाँ पलटू प्रकृति के होते हैं। प्रकृति मतलब नेचर भी लिख सकते हो, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। मतलब तुम बर्फ से पानी बना रहे हो तो पानी से वापस तुम बर्फ बना सकते हो, दैट इज कॉल्ड, है ना, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल नेचर, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल नेचर। क्या बोलते हैं इसको अपन? रिवर्सिबल नेचर होता है ना, सामान्य होते हैं। क्या सारे होते हैं? नहीं, इसके कुछ अपवाद भी हैं, इसके कुछ अपवाद भी हैं। अब अपवाद में अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, इसका अपवाद लिख लो। एक्सेप्शन मतलब इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता। अपवाद है मतलब कागज का फाड़ना या कागज का फटना, है ना, या कागज का काटना। अब कागज को काट लोगे तुम लोग, कोई नई चीज बनेगी क्या? डेफिनेशन यही है, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नई चीज नहीं बनती है, वो क्या कहलाता है? हमारा भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। कागज का काटना, कागज के काटने से कोई नई चीज नहीं बनती, लेकिन तो वापस कागज से बड़ा कागज नहीं बना सकते, वो छोटे छोटे कागज से बड़ा कागज नहीं बना सकते, तो वो एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो जाता है ना। ये चीज याद रखना था। बाकी ज्यादातर, है ना, ज्यादातर ये उत्क्रमणीय होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। किसकी बात करेंगे बिटुआ? अब हम बात करेंगे सर जी रासायनिक परिवर्तन की, रासायनिक परिवर्तन की, रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन को अगर मैं बात करूं, अंग्रेजी में हम बोला करते हैं केमिकल चेंज। क्या बोला करते हैं? केमिकल चेंज। बहुत बढ़िया, क्या बोला करते हैं? केमिकल चेंज। इसी अच्छा, और हमारे भौतिक परिवर्तन को हम बोला करते थे फिजिकल चेंज। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, इसको हम क्या बोला करते थे? फिजिकल, PHYCAL, PHYCAL, फिजिकल चेंज, CHANGE, है ना, चेंज। ठीक है, पक्का। क्वेश्चन से और समझ में आएगा, क्वेश्चन से और समझ में आएगा बेटा, ध्यान से सुनो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसमें रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन में पहला स्टेटमेंट लिखो, क्या होगा? रासायनिक गुणों में परिवर्तन। चैट्स को ऑफ करूंगा, ध्यान से सुनना। 10th की बेसिक्स चल रहे हैं, 10th में बच्चों को नहीं पता होता, तुम लोग अभी बता दोगे। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? रासायनिक गुणों में परिवर्तन। 10th में आते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन, तुम लोग बता दूं, पहली चैप्टर यहीं से शुरू होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। और मैं तुम लोगों को बताऊं, मैं 10th अभी खत्म करवा दूंगा तुम्हारी आधी से ज्यादा। तो हाँ, मतलब 50 to 60% 10th 9th में खत्म करवा दूंगा मैं, लिख कर ले लो तुम लोग, फिर तब आओगे ना 10th में, अरे मास्टर ये तो आता था, ये तो आप सिखाए थे, हाँ ऐसे। तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, बहुत बढ़िया। क्या होता है? रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है।
रासायनिक गुण क्या हुआ करते, जैसे ये बाहरी गुण हुआ करते थे, वहां पर आंतरिक गुण, अंदर से चीजें चेंज हो जाएगी। अब मान लो अगर अंदर से कोई चीज हो जाएगी, वो मैं रहूंगा नहीं, कोई नई चीज बनेगी। बहुत बढ़िया। तो यहां पर, यहां नए पदार्थ का निर्माण होता है, यहां नए पदार्थ का निर्माण यह नए पदार्थ का निर्माण होता है, या नए पदार्थ का निर्माण होता है। या कैसे पदार्थ का निर्माण होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, नई चीज बनती है। हाँ, नई चीज बनती है। कैसे? देखो, तुम लोगों ने ये सुना है हाइड्रोजन? किस किसने सुना है हाइड्रोजन के बारे में? ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में किस किसने सुना है? मैं तुम लोग बताता हूं। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है, हाइड्रोजन को जिसको H2 बोला जाता है, क्या बोला जाता है? H2 बोला जाता है। हाइड्रोजन जिसका संकेत H2 होता है। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो अत्यंत ज्वलनशील है। क्या है बेटा? अत्यंत ज्वलनशील। अत्यंत ज्वलनशील का मतलब अगर थोड़ी सी भी इसको टेम्परेचर ही मिल गया, थोड़ा सा टेम्परेचर ही मिल गया, थोड़ा सा इसको ताप मिल गया, तो इतना भयंकर विस्फोट करेगी ना कि किसी के कान के पर्दे फट जाएं। जैसे मैंने फोड़ा भी था, अगर तुम लोगों ने वो वीडियो देखी हो, किसी ने तो, है ना, किसी ने अगर देखी हो तो, नहीं देखी तो मैं दिखाऊंगा तुम लोग कभी। तो अत्यंत ज्वलनशील होती है हाइड्रोजन गैस, और इसके साथ हम कंबाइन कर रहे हैं ऑक्सीजन को। कोई भी चीज अगर जलती है ना इस दुनिया में, तो वो किसकी प्रेजेंस में जलती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है? जलाने में सहायक है। मतलब भैया समझ रहे हो? मतलब दो दोस्त की जोड़ी मिल गई। कौन कौन? मतलब एक पढ़ने लिखने वाला है, और एक जो है वो ये मार कुटाई में बहुत ज्यादा आगे है, मतलब मारने कूटने में बहुत ज्यादा आगे। तो एक पढ़ने लिखने वाला और एक मार कुटाई में बहुत ज्यादा आगे, है ना। मतलब ये समझ लो, जब ऐसा मत सोचो, है ना, ऐसा मत सोचो। मतलब हाइड्रोजन अत्यंत ज्वलनशील, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो जरा में ही गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है तुरंत एकदम, और इसको एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उसको और गुस्सा दिला दे। समझ रहे हो? और गुस्सा दिला दे, तो भाई साहब ये तो भयंकर भयंकर तरीके से फूटेगा। हाँ, तो एक जलाने में सहायक और एक अत्यंत ज्वलनशील, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ये दोनों मिलकर बना रहे हैं जल। क्या बना रहे हैं? जल। और जल का जो, अगर मैं बात करूं, जल का काम क्या है? जल का काम है आग बुझाना। जल का काम क्या है? आग बुझाना। भैया ये तो अत्यंत ज्वलनशील, ये जलाने में सहायक, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक ऐसी चीज बना रहा है जिसका काम क्या है? आग बुझाना। अगर मैं तुमको इसके फॉर्मूले बताऊं तो हाइड्रोजन होता है हमारा H2, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन होता है हमारा O2, और ये दोनों मिलकर O2, है ना, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन क्या होता है? O2, ठीक है, और दोनों मिलकर बनाते हैं H2O। क्या बनाते हैं? H2O। क्या बनाते हैं? H2O। क्या बनाते हैं? H2O। H2O क्या होता है हमारा? पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। तो ये इसका काम क्या है? पानी। भाई पानी तो यूज होता है आग बुझाने में। क्या होता है? यूज होता है आग बुझाने में। एक और चीज समझो, एक और चीज सुनोगे, ठीक है। आखिरी चीज फील करना, तुम लोग ध्यान से सुनना, है ना, ध्यान से सुनना। जैसे तुम लोगों ने सोडियम सुना है? सोडियम, चलो चैट्स को ऑन करते हैं, थोड़ा अब बकेती कर लेते हैं, है ना। चैट्स को ऑन करते हो, थोड़ी बकेती कर लेते हैं। समझ में आया? फील हुआ? फील हुआ? मतलब वो चीज सर जहां पर कोई नई चीज बनती हो, वो क्या कहलाएगा? आप कोई चीज को जला रहे हो, है ना, कोई चीज को वो कर रहे हो, है ना, कोई चीज को जला रहे हो, है ना, जिसमें कोई नई चीज बन रही है। पहली बात तो यस सर, यस सर, यस सर। आए हाय हाय मेरे प्यारे लल्लू हो। हाँ बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। यस सर, फील हुआ मुझे। हाँ बहुत बढ़िया, चलो बहुत शानदार। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर तो। अब जैसे एक और मैं बताता हूँ, जैसे तुम लोगों ने सोडियम सुना है, मैं सोडियम के बारे में कुछ कहानी बताता हूँ। सोडियम एक अत्यंत क्रियाशील धातु है। समझ रहे हो? अत्यंत क्रियाशील का मतलब अगर इसको थोड़ा सा नमी मिल गई ना, अगर तुम लोगों को बता दूं, अगर इसको थोड़ी बहुत नमी मिल गई, नमी मतलब थोड़ा सा पानी मिल गया, तुरंत फटेगा, बहुत भयंकर, है ना, बहुत भयंकर फटेगा। अगर तुम लोगों ने वीडियोस देखी हो मेरी तो बताना, कभी अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे।
सो अत्यंत क्रियाशील है। क्या है? सोडियम जो है वो क्या है बेटा? अत्यंत क्रियाशील है। और ये अभिक्रिया करता है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन की कहानी बताऊं तो ये जहरीली है ना, जहरीली गैस है। अच्छा, जहरीली गैस का मतलब ये है, इसका उपयोग है ना, मतलब विश्व युद्ध वगैरह में हुआ है। जहरीली गैस है। कैसी गैस है? जहरीली गैस। इसका उपयोग कहां करा गया है? विश्व युद्ध वगैरह में किया गया। कहां किया गया? विश्व युद्ध। तो सोडियम क्या है? अत्यंत क्रियाशील। और ये मिल रहा है क्लोरीन के साथ। क्लोरीन क्या है भैया? क्लोरीन क्या है? जहरीली गैस। इसका युद्ध, विश्व युद्ध वगैरह में यूज किया गया है ना, वर्ल्ड वॉर जो हुआ करते तो उसमें यूज किया गया है। और ये दोनों मिलकर क्या निर्माण करते हैं? ये दोनों मिलकर निर्माण करते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बताओ क्या होता है? बताओ। सोडियम क्लोराइड होता है हमारे घर का साधारण नमक। क्या होता है? साधारण नमक। बहुत बढ़िया। तो भैया एक सोडियम है जो अत्यंत क्रियाशील है, इतनी भयंकर क्रियाशील कि भाई साहब अगर थोड़ा सा इसको मॉइस्चर मिल गया, थोड़ा सा इसको पानी मिल गया, तो ये क्या कर देगा? तुरंत विस्फोट कर देगा। क्लोरीन उससे भी बड़ी वाली भाई। क्लोरीन तो अत्यंत गैस जहरीली है भैया, वर्ल्ड वॉर वगैरह में इसका यूज किया गया, और दोनों मिलकर एक ऐसी चीज बना रहे हैं जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। और कभी कभी घर में जब सब्जी में नमक कम हो जाता है और तुम 9वीं के बच्चे जब मम्मी से कहते हो मम्मी सब्जी में थोड़ा नमक कम है, क्या आप दे देंगे? तो मम्मी भी बहुत प्यारे तरीके से बोलती है, ढेर सारे तो काम करके बैठी हैं, अरे बेटा राजा बेटा काहे का नमक, है ना। जब हम तेरी शादी करवा देते हैं, वो एक छुटकी सी बहू आएगी, वो बहू आके बोल देगी कि भाई साहब लो अजी सुनते हो, नमक ले लीजिए, है। अरे अब लाड साहब कहाँ से उठेंगे और बढ़िया तरीके से नमक लेने जाएंगे। रुक जा बेटा, तेरे लिए मैं लड़की देख लेती हूँ। उतने में तुम बोलते हो मम्मी ऐसी बात मत करा करिए, मुझे शर्म आ जाती है। बहुत बढ़िया। और तुम्हारे पेरेंट्स तो नहीं दिख रहे नहीं है? हम लोग तो मस्ती कर रहे थे, ठीक है, हम लोग मस्ती कर रहे थे। नमक क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि Na क्लोरीन होता है Cl2, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं NaCl। क्या बनाते हैं? NaCl, जो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड। बहुत बढ़िया मास्टर, बहुत शानदार है। तो कोई चीज पिघल रही है, काट रहे हो, तोड़ रहे हो, सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन का। और जहां पर कोई नई चीज बना रहे हो, कोई चीज को जला रहे हो, है ना, है ना, अगर मैं बात करूं श्वसन कर रहे हो, इस तरीके की एक्टिविटी होगी। लोहे में जंग लग रही, जंग एक नया पदार्थ हो गया, है ना। तो एक तुम लोगों को बता दूं, जैसे गर्मियों के दिनों में दही बनता है, तो दूध से अगर कहीं दही बन रहा है, दूध से अगर दही बन रहा है, तो बताओ दूध से दही था, दूध था पहले, फिर क्या बन गया? दही बन गया, ठीक है। तो ये कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। लोहा है भाई, क्या है बेटा? लोहा है, और इस लोहा में क्या लग गई? जंग लग गई। क्या लग गई? जंग। और जंग एक नया पदार्थ है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा रासायनिक परिवर्तन। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। सर मम्मी दिखाने रहा, ओ भाई साहब, बहुत शानदार। सर अंगूर किण्वित होते हैं। अंगूर मतलब अंगूर से अपन शराब बनाते हैं, तो शराब भी मतलब जहां पर कोई एक नई चीज बन रही है ना, शक्कर से शराब बन रही है एक तरीके से, वो क्या कहलाएगा? हमारा रासायनिक परिवर्तन। खाना पक गया, भोजन का पकना, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। हमारा पाचन, शरीर का पाचन क्या है भैया? रासायनिक परिवर्तन, है ना। श्वसन, तुम सांस लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, बहुत बढ़िया, वो भी क्या हो गया? हमारा रासायनिक परिवर्तन। क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यही जो चीज मैंने बताई ना, ये रासायनिक परिवर्तन को ध्यान रखना। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक नई चीज बनती है। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक नई चीज बनती है। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक नई चीज बनती है। सो इफ यू फील दैट, अगर तुम लोगों ने एक समय याद रखा, मैंने कंसेप्ट क्या बताया? जिसमें एक नई चीज बन जाए वो रासायनिक परिवर्तन, जिसमें नई चीज नहीं बने वो भौतिक परिवर्तन। थम्स अप कर दो सारे, तो मजा आ जाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
98.16%। वाह मेरे लल्ला, वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो इधर आ जाओ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, मैंने तुम लोगों को बताया था ना। शुद्ध पदार्थ, हमने पदार्थ को दो प्रकार में वर्गीकृत किया था। पहला था शुद्ध पदार्थ, दूसरा था शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण हुआ करते थे जिसमें हमने यौगिक और तत्वों को रखा करता था। तो एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। उस पदार्थ में सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, मतलब एक समान होते हैं। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है? समांगी मिश्रण में सर जो कणों का वितरण हुआ करता था वो एक समान हुआ करता था, समान रूप से वितरित हुआ करते थे। जैसे नमक के अंदर हमने, सॉरी, पानी के अंदर हमने नमक को घोला तो नमक चारों तरफ समान रूप से वितरित हो गया, उसको हमने बोला था समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण में सर असमान वितरण होता था। जैसे तेल और पानी ले लो, जैसे रेत और पानी ले लो, जैसे कभी हमारे पास मतलब समझ रहे हो ना, असमान जहां वितरण हो उसको हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण की बनावट एक समान होती है जबकि विषमांगी मिश्रण की बनावट एक समान नहीं होती। इनके घटकों के बीच अलग होने की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन ये भैया थोड़ी देर अगर छोड़ दो तो तुरंत घटक अलग हो जाते हैं, जबकि इनके घटकों के बीच अलग होने की सीमा होती है। विषमांगी मिश्रण के भी हमने दो प्रकार पढ़े हैं, विलयन और कोलाइडी विलयन और हमारा निलंबन, है ना। और समांगी मिश्रण को हम बोला करते थे क्या? विलयन। उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रण में विभेद कीजिए। चलो कर लेते हैं। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण को कहते हैं जिसकी बनावट पूरे मिश्रण में एक समान होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके उदाहरण जल में नमक, जल में चीनी, जल में कॉपर सल्फेट, एल्कोहल और आयोडीन, हवा ऐसे मिश्रण है जिनकी बनावट पूरे मिश्रण में एक समान होती है। अब इसके विपरीत क्या हो जाएगा हमारा? विषमांगी मिश्रण। इसके विपरीत विषमांगी मिश्रण की संरचना या बनावट पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होती। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, समझ रहे हो? हाँ भैया। फिर नमक और सल्फर, जल और तेल, है ना, विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाओ। ठीक है, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत शानदार। क्लियर है? मजा आया? चलो, ये अपन ने ये क्वेश्चन भी करा है, विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन में किस प्रकार अंतर हुआ करता है, याद है? कणों के आकार पे होता था। विलयन जो हुआ करता था उसमें कणों का आकार जो हुआ करता सर वो 1 नैनोमीटर से कम हुआ करता था। कोलाइडी विलयन में सर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में कणों का आकार हुआ करता था। और जो निलंबन हुआ करता था उसमें तो कण इतने बड़े हुआ करते थे कि 100 नैनोमीटर से भी बड़े हुआ करते थे, याद है? विलयन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्थायी हुआ करता था, जबकि कोलाइडी विलयन उससे थोड़ा, अगर मैं बात करूं, कम स्थायी। जो कोलाइडी विलयन लगता था विलयन के जैसा लेकिन होता था विषमांगी मिश्रण। कोलाइडी विलयन लगता था समांगी मिश्रण जैसा था लेकिन होता था विषमांगी मिश्रण। ओए हो मास्टर, भूल गए हम तो। अरे भाई साहब, निलंबन में सर कणों का आकार बहुत ज्यादा होता था, थोड़ी देर अगर छोड़ दो तो वो अलग अलग हो जाते थे। तो एक समांगी मिश्रण है, ये दोनों क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण होते हैं। अपने छोटे आकार के कारण के विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाने में समर्थ नहीं होते, लेकिन ये दोनों फैला देते थे। ये दोनों टिंडल इफेक्ट दिखाते थे। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते थे और इस प्रकार टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता था। ये भी दिखा सकता था। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और इस प्रकार टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। वे काफी स्थिर होता है। बहुत बढ़िया। विलयन के उदाहरण क्या हो? जल और नमक, जल और चीनी। कोलाइडी विलयन का भाई एग्जाम्पल ले लो भैया, बालू, दूषित वायु, है ना, दूध, दूध तुम लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। कोलाइड के, अच्छा सॉरी, है ना, कोलाइड ये रहा, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोलाइड ये रहा। कोलाइड विलयन के एग्जाम्पल तुम बोल सकते हो भैया क्या? दूध और धुआं, है ना, दूध और धुआं कोलाइड विलयन की। मैंने इधर हेडिंग नहीं देखी थी। निलंबन, है ना, निलंबन का भी सेम। चलो, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में घोला जाया है 293 केल्विन पर। इसकी सांद्रता प्राप्त कीजिए। तुम लोगों को पता ही होगा, तुम लोगों को क्या होगा? पता ही होगा, है ना। अब अपने को देखो, दोनों का ग्राम द्रव्यमान मतलब दोनों को ग्राम में देकर रखा है। अगर तुम लोगों को याद हो तो अगर दोनों का ग्राम में देकर रखा है तो विलय का ग्राम द्रव्यमान देकर रखा है। विलय का ग्राम द्रव्यमान मतलब ग्राम में द्रव्यमान देकर रखा है, वो कितना है बेटा? सर वो है 36 ग्राम। कितना है? 36 ग्राम। चलो, विलायक कितना है बेटा? बताओ, विलायक का द्रव्यमान कितना है? ये भी ग्राम में देकर रखा है, ग्राम द्रव्यमान। वो कितना है बेटा? सर वो है 100 ग्राम। कितना है सर जी? 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम। ठीक है। अब अपने को सांद्रता निकालना है,
तो भैया सांद्रता क्या होता है भैया, सांद्रता बराबर होता है ना, इसका द्रव्यमान प्रतिशत ही निकालेंगे क्योंकि दोनों द्रव्यमान देकर रखे हैं, है ना, द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत मतलब बराबर क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है सर विलय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, बटे सर विलयन का द्रव्यमान बताओ किसमें, ग्राम में। अब मुझे ये बताओ विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, सीधी बात सर, विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, तुम लोगों ने निकाल दिया क्या है, चलो विलयन का द्रव्यमान कितना होगा सर, दोनों को जोड़ देंगे, तो विलयन का द्रव्यमान जो होगा वो होगा 100 प्लस 36 मतलब 136। तो इसको निकालेंगे सर 36 बटा 136, और इसमें कितने का गुणा करते थे द्रव्यमान प्रतिशत के लिए, 100 का गुणा, ये 100 का गुणा। करियो कैलकुलेट कितना आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, करियो कैलकुलेट कितना आ रहा है, करो कैलकुलेट कितना आ रहा है। ये मास्टर बहुत टफ हो रहा है, टफ लग रहा है क्या तुमको, है टफ लग रहा है। चलो सबसे पहले इसको कितने से काट दो बेटा, इसको तुम 2 से काट सकते हो, कितने से काट सकते हो, 2 से काट सकते हो, 2 से काटो मस्त तरीके से, क्या आ रहा है 10, 2 से काटो, जैसे ही तुम इसको 2 से काटोगे ये बचेगा 50, इसको 2 से काटा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, लाइक 136 मतलब ये हो जाएगा हमारा 78, कितना हो जाएगा 78 मतलब 78, कितना हो जाएगा 78, और भाई 78 नहीं, ना करें जनाब ना करें, इतना भी ना करें पंकज सर, हैं मतलब 65 और 3 तो मतलब 68 होगा, 68 65 दूनी हाँ 68 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, भाई साहब पंकज सर ने तो इतना कर दिया, 136 में 2 का डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, फिर 2 से काट दो, फिर 2 से काट दो, तो फिर से 2 से तुम इसको जब काटोगे फिर से 2 से अपन इसको काटेंगे, तो जैसे ही 2 से काटेंगे, एक 68 का आधा कितना होता है, 68 का आधा होता है 34, इसको 2 से काट दो तो ये कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25, अब 34 आ गया 25 आ गया, ठीक है, अब बहुत बढ़िया। अब इसको हम सर क्या कर सकते हैं, इसको हम अब कितने से काट सकते हैं, फिर 2 से काट सकते हैं, ये भी था ऊपर 36, तो इसको जब हम काटेंगे तो ये बचेगा आधा 18, फिर इसको जब हम काटेंगे तो ये बचेगा कितना 17, कितना बचेगा 17, तो 18 इंटू 25 बटा 17, 18 इंटू 25 बटा 17 कर लो भैया, 18 इंटू 25 बटा 17, 18 बटा 25 इंटू 17, बताओ भाई, बहुत शानदार। चलो 25 का गुणा 18 में करो, 25 का गुणा 18 में करो कितना आ रहा है, 25 गुणा 18 करो बताओ कितना आ रहा है, 25 गुणा 18 करो कितना आ जाएगा, यह जाएगा सर 450, कितना आ जाएगा 450, 450 ही आएगा ना, बहुत बढ़िया, बटे 17, बटे 17, अब 17 से इसको डिवाइड कर दो, 17 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, 17 से डिवाइड कर दो, 17 दूनी 34, हाँ इस तरीके से करो, बहुत बढ़िया। तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 26.47, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, बहुत बढ़िया, 26.47 हमारे पास आंसर आ जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील है, मतलब समझ रहे हो घुलनशील है, तो या तो प्रभाजी आसवन यूज करेंगे या हमारा आसवन यूज करेंगे। मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे, पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के
क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। अरे भैया 25 से अधिक है तो हम पैसा क्यों खर्च करें, हम आसमान यूज करेंगे। तो आसमान में हम क्या ले लेते हैं सर जी, एक बढ़िया आसमान फ्लास्क ले लेते हैं, दोनों को हम उस दोनों के मिश्रण को हम ले लेते हैं और उसको गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। ऊपर क्या लगा होता है, थर्मामीटर लगा होता है। ऊपर क्या लगा होता है, थर्मामीटर। तो थर्मामीटर जो होता है सर, उसके हिसाब से हम गर्म करते हैं। और ये होता है हमारा आसवन फ्लास्क, डिस्टिलेशन फ्लास्क को हम बोला करते हैं आसवन फ्लास्क। दिख रहा होगा तुम लोगों को। अब आसवन फ्लास्क में हमने वो ले लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इससे पानी बाहर है ना, अगर मैं बात करूं, यहां से पानी बाहर आता है, इंग्लिश में लिखी हुई है इसकी, मैं तुम लोगों को बता देता हूं। यहां से पानी बाहर आता है और यहां से पानी अंदर जाता है, ठंडा पानी अंदर, ठंडा जल है ना अंदर, ठीक है, अंदर ठंडा जल अंदर। तो तुम ये देखोगे जब हम इन दोनों को है ना, इन दोनों को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें अलग अलग बेसिकली दोनों देखने को मिल जाते हैं। इसके बारे में बताया था कि पेट्रोल और मिट्टी का तेल आपस में घुलनशील तरल है और उनके क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर होता है, तो इसलिए उसे आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। सेम है जल और एसीटोन को भी हम अलग ऐसे ही कर सकते हैं, है ना। तो एसीटोन के स्थान पर पेट्रोल है ना, जल और एसीटोन के स्थान पर पेट्रोल तथा मिट्टी का तेल प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हो सकती है। इस विधि में मिट्टी के तेल को एक आसवन फ्लास्क में लिया जाता है और इसमें एक थर्मामीटर लगाया जाता है, एक बीकर मतलब एक पात्र जो होता है, ठीक है, जल संगणक और एक बुनसन बर्नर भी लिया जाता है। बर्नर से अपन गर्म करेंगे। उपकरणों को दिए गए चित्र के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है और मिश्रण को धीरे धीरे गर्म किया जाता है। मैंने तुम लोगों को कल ही पढ़ाया है, तो इसके बारे में तुम बहुत अच्छे से पढ़ लेना। सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन किया जाता है और मिट्टी का तेल जो वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संगणक द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसका क्वथनांक वो क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। खत्म। बहुत बढ़िया। बताओ भैया, दही से मक्खन कैसे अलग करोगे? इसको क्या बोलते थे अपन, अपकेंद्रीकरण। समुद्र के जल से नमक अलग करना है, क्या कर दो, वाष्पन कर दो, गर्म कर दो, नमक अलग। नमक और कपूर को अलग करना है भैया, ऊर्ध्वपातन कर दो। भैया कपूर की वाष्प बन कपूर डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा और हमारा नहीं होगा, तुम लोग देख लो, ठीक है, बढ़िया। क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार मिश्रण को पृथक किया जाता है? सबसे पहले क्या किया जाता है, उस मिश्रण के घोल को हम भाई किसी विलायक में घोल लेते हैं, उसका सांद्र विलयन बनाते हैं और भयंकर गर्म करते हैं, जिससे पूरी अच्छे से वो घुल जाता है। फिर तो फिल्टर पेपर से छान लेते हैं और छानने के बाद हमें वो वापस अगर क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है ना। ये भी लिख सकते हो। ये वाला आंसर बताओ, पेड़ों को काटना कैसा है, भौतिक परिवर्तन, कोई नई चीज नहीं बन रही है, तो मैं भौतिक के लिए पी लिखूंगा मतलब फिजिकल, और केमिकल के लिए मतलब रासायनिक परिवर्तन के लिए मैं सी लिखूंगा। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, भौतिक परिवर्तन। अलमारी में जंग लगना, जंग एक नई चीज है तो केमिकल चेंज है, बहुत बढ़िया। जल का उबलकर वाष्प बनना, भौतिक परिवर्तन, कोई नई चीज नहीं बनी। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में गैसों में विघटित होना, मतलब भैया हमने पानी के अंदर विद्युत धारा प्रवाह करी और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना दी, क्या बन गया, केमिकल, नई चीज बन गई ना। जल में साधारण नमक का घुलना, भौतिक परिवर्तन, कोई नई चीज नहीं बन रही, नमक अलग अलग पानी अलग हो जाएगा अगर तुम गर्म कर दोगे तो। फलों से सलाद बनना, बेसिकली ये भी क्या होगा हमारा, भौतिक परिवर्तन, सिर्फ काट रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग, काट रहे हो, ठीक है, तुम लोग क्या कर रहे हो बेटा, काट रहे हो, है ना, तो भौतिक परिवर्तन। लकड़ी और कागज का जलना, रासायनिक परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चल रही है, बढ़िया। चलो ये इसके आंसर्स हो गए, इधर देख लो। बालू से लोहे की पिन को अलग पृथक करना, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। भूसे से गेहूं दाने को अलग करने में पृथक करना, अच्छा यहां पर हमसे वो पूछा है शायद, पृथक्करण की विधि पूछी है शायद इसमें, है, हाँ यार पृथक्करण की विधि पूछी है अपने से, ये तो अलग हो गया भाई, है ना, वो अपने हो गया आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ अपन ध्यान से सुनते हैं। अपने से इसके लिए पृथक्करण की विधि पूछिए। सोडियम क्लोराइड को जल से पृथक करना, क्या कर लो, वाष्पन कर दो। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करना, तो अमोनियम क्लोराइड एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है तो इसका ऊर्ध्वपातन कर दो। धातु के छोटे छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से बाहर निकालना, चुंबकीकरण कर दो, चुंबक से वो अलग हो जाएगा। दही से मक्खन निकालना, अपकेंद्रीकरण कर दो। जल से तेल निकालना, पृथक्करण, फनल दिखाई है, वो सारी चीज कर लो, पृथक्करण की को यूज किया था। चाय से चाय पत्ती को अलग करना, छान दो, निस्पंदन कर दो। बालू से लोहे की पिन को अलग करना, चुंबकीय पृथक्करण। भूसे से गेहूं के दाने को पृथक करना, ये बहुत प्यारा सा है। तो इसके लिए जो विधि यूज हुआ करती है, ठीक है, इसके लिए जो वीज उसका हाँ
वो तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब फटकना इसका आंसर हो सकता है ना, बहुत बढ़िया तरीके से। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को पानी से अलग करना के लिए पृथक्करण, है ना, वही चीज अपनी। और पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंगों का अलग करना, वो हो गई हमारी क्रोमेटोग्राफी। तो ये सबके आंसर्स तुम लोग देख सकते हो बढ़िया तरीके से, जो मैंने तुम लोगों को बताए हुए। चलो एक बहुत बढ़िया सी चीजें पूछते हैं, माय फेवरेट सर। बेटा यही चीज मैंने बताई हुई है लेक्चर्स में, है ना, मतलब लाइक वही क्वेश्चंस को मैं तुम लोगों के सामने लेकर आया हूं। अब चलो ध्यान से सुनो, ये अच्छा क्वेश्चन है। चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करते हैं? चाय बनाते तो क्या क्या करते हो? मस्त तरीके से तुम सबसे पहले सर गैस बर्नर ऑन करती हो, फिर बढ़िया से एक पतीला रखते हो, पतीला के अंदर मस्त तरीके से हम पानी डालते हैं, पानी के अंदर चाय पत्ती डालते हैं, चाय पत्ती को अच्छे से उबलने देते हैं, यही चीज करते हो, है ना, बहुत बढ़िया। तो पानी क्या है? विलायक है। तो हमसे यही पूछा है कि अगर तुम चाय बना रहे हो तो उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें होगी जिसको तुम एक केमिस्ट्री की टेक्निकल टर्म दे सको, मतलब एक शब्द दे सको। जैसे तैयार चाय करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील। घुलय मतलब फिल्ट्रेट, है ना, अवशेष का प्रयोग करते हैं। तो देखो इसका देखो बहुत प्यारा सा आंसर है। सबसे पहले एक सॉस पैन, मतलब जो हमारा एक बर्तन हुआ करता है, पतीला हुआ करता है, पतीला में पानी विलायक के रूप में लिया जाता है। तो विलायक कौन होता है बेटा? पानी होता है। बहुत शानदार, क्या होता है? पानी होता है। पानी को उबाला जाता है और गर्म करते समय इसमें दूध और चाय पत्ती विलय के रूप में डाली जाती है। दूध और चाय पत्ती क्या डालते हैं? विलय के रूप में डालते हैं। इससे एक विलयन तैयार होता है। इस घोल या विलयन को छन्नी द्वारा छाना जाता है और अघुलनशील पदार्थ छन्नी में बच जाता है। घुले के रूप में चीनी डाली जाती है ना, डाला जाता है। परिणाम स्वरूप चाय अथवा विलयन के रूप में हमें तैयार हो जाता है। तो एक प्यारी सी चीज थी जिसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना तुम लोग। चलो बहुत बढ़िया। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं तुम लोगों को बताता हूं, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये कहता है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। विलयता के आधार पर है। विलयता मतलब लाइक किसी विलायक के अंदर कोई पदार्थ की मात्रा कितनी घुल सकती है, उसको अपन विलयता कहते हैं, ठीक है। तो प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता को विभिन्न तापमान पर क्या करा? जांचा, है ना, विभिन्न तापमान पर जांचा कि किसकी कितनी घुलनशीलता है। जैसे मैं बताऊं तुम लोगों को, पोटेशियम नाइट्रेट एक लिखा हुआ है केमिकल। अब पोटेशियम नाइट्रेट 21 ग्राम घुलता है, कितने में? 100 ग्राम जल के अंदर 21 ग्राम घुल जाता है 283 केल्विन पर। वही अगर तुमने 293 करा तो उसको तुम 32 ग्राम घुल सकते हो। अगर तुमने 313 करा तो और घुल जाएगा, 62 ग्राम घुल जाएगा। अगर तुमने 333 करा तो 106 ग्राम घुल जाएगा। समझ रहे हो कितनी ज्यादा भाई साहब। और अगर तुमने 353 करा तो 167 ग्राम हमारा पोटेशियम नाइट्रेट घुल जाएगा 100 ग्राम जल में। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वही विलयता जो है बढ़ रही है। ऐसे ही प्राप्त हुए परिणाम को 100 ग्राम जल में विलय की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु प्राप्त है, पर्याप्त है, निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया। सेम चीज हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड में क्या बोलोगे? सर 100 ग्राम जल के अंदर 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड घुलता है 283 केल्विन पर। 36 ग्राम ही घुलता है 293 पर, मतलब इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। 36 ग्राम ही घुलेगा कितने पर? 313 पर। 37 ग्राम मतलब 1 ग्राम एक्स्ट्रा घुल जाएगा अगर तुमने और बहुत ज्यादा उसको गर्म कर दिया 333 केल्विन पर। और 353 पर भी भाई साहब 37 ग्राम घुलेगा। कितना घुलेगा? 37 ग्राम घुलेगा। तो ये जो चीजें मैंने बताई ना, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। चलो अपन देखते हैं। वो हमसे ये पूछ रहा है कि 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने के लिए हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। 353 केल्विन वाला चीज याद रखना है ना, और 50 ग्राम जल में घोल रहे हैं अपन। ध्यान से सुनना, क्या देना होगा? 50 ग्राम जल। तो 353 केल्विन पर अगर मैं बात करूं, जो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट बोला है, क्या बोला है? हाँ, क्या बोला है? पोटेशियम नाइट्रेट ना। तो 353 केल्विन पर सर जो पोटेशियम नाइट्रेट है ना, 353 केल्विन पर जो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट है वो 167 ग्राम घुलता है। कितना घुलता है बेटा? 167 ग्राम घुलता है। कितना घुलता है? 167 ग्राम घुलता है। तो समझ जाओ भैया। तो भैया 100 ग्राम जल में 167 ग्राम क्या घुलता है भैया? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। तो बताओ 50 ग्राम जल में, 50 ग्राम जल में कितना घुलेगा? 50 ग्राम जल में कितना घुलेगा? x। ऐसे करना है ना। तो 100 ग्राम में कितना घुलता है? 167। 50 में कितना घुलेगा? x। अब क्या कर दो? तिर्यक गुणा कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो। कैसे करोगे? तो 50 का गुणा 167 में होगा, है ना। तो 100 है ना, 100 इंटू एक्स, 100x हो गया, है ना। 100 गुणा x बराबर 50 इंटू 167।
50 इंटू 167। बढ़िया तरीके से 100 को नीचे ले जाओ तो x बराबर हो जाएगा 50 इंटू 167 बटा 100। अरे भाई क्या कर दिया रे, ए, बटा 100। बटा 100। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो बताओ 167 बटा 2, वैसे भी सोच सकते थे 100 के लिए इतना तो 50 के लिए कितना है, ऐसे भी तुम बोल सकते थे। तो 167 बटा 2, तो 167 बटा 2 कितना हो जाएगा देख लो, ये लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ। तो भैया अरे तो ये इसकी इसमें थोड़ा गलत दिया है यार, क्वेश्चंस में गलत दिया है। क्या पूछा था, पोटेशियम नाइट्रेट ही पूछा था ना, तो इसमें 313 केल्विन पूछा था यार, 313 केल्विन, अपन ने 353 ले लिया। ना करे जनाब ना करे, 313 केल्विन पूछा था, तो 313 केल्विन ये रहा, और 313 केल्विन पर 62 ग्राम, तो यहाँ पर 167 की जगह पर क्या आएगा, 62 ग्राम आएगा, 62 62 ग्राम आएगा, है ना। तो ये 50 इंटू 62 होगा, 50 इंटू 62 होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, 50 इंटू 62 होगा, 62 होगा, है ना। तो भैया 62 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, मतलब कितना आंसर आएगा, 31 ग्राम, है ना। वो 167 की जगह 31 ग्राम, मतलब अगर मैं बात करूँ तो मैं 62 लेना था, मैंने गलती कर दी थी। ठीक है, और माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। ओके, चलो आ जाओ। अगला पूछा है बी, प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो क्या होगा भैया, भाई उस टेम्परेचर पर उसने मैक्सिमम घोल लिया, अब उसको ठंडा करेंगे तो वही जो घुला हुआ पदार्थ था वो बाहर आने लगेगा, क्योंकि उसको वही टेम्परेचर पर वो घुल सकता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, तापमान में वृद्धि के साथ पोटेशियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन बनाने के लिए पानी में घोलना चाहिए। इस प्रकार जैसे ही विलयन ठंडा होगा पोटेशियम क्लोराइड का कुछ अंश विलयन से बाहर अवक्षेपित हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और चीज, 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें और इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। 293 केल्विन देख लेते, चलो तो 293 केल्विन पर सबका देख लेते। ये रहा अपना 293 केल्विन। 293 केल्विन पर 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुलता है, 36 ग्राम हमारा सोडियम क्लोराइड घुलता है ना, 35 ग्राम हमारा पोटेशियम क्लोराइड घुलता है, और 37 ग्राम हमारा अमोनियम क्लोराइड घुलता है। तो सबसे ज्यादा हमारा कौन है, अमोनियम क्लोराइड सबसे ज्यादा घुल रहा है ना। तो इसका आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड, 37 ग्राम। तो प्रत्येक लवण की घुलनशीलता ये आ गई है ना, वही टेबल अपन ने पूरा पूरा उतार दिया। लवण की घुलनशीलता तापमान के साथ बढ़ जाती है, टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है भैया, हम देख रहे हैं कि भाई लवण की घुलनशीलता जो होती है वो तापमान के साथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यही पूछा हुआ, तापमान परिवर्तन में घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं, अगर तुम लोग देखोगे ना बढ़िया तरीके से तो तुम लोग मस्त तरीके से इसको क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। चलो आ जाओ, अगला ये हो गया, ये हो गया। चलो इस पे आ जाओ। संतृप्त विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। बहुत बढ़िया। अगर मैं संतृप्त विलयन, नोट संतृप्त विलयन पूछा, संतृप्त विलयन में क्या होता है कि भाई किसी निश्चित ताप पर विलय की मात्रा अधिकतम घुल चुकी है, उसको हमने संतृप्त विलयन कहा था। शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। कोलाइड क्या होते हैं, जिनमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक का होता है। और निलंबन क्या होता है, ये काफी ज्यादा स्थायी होता है, 100 नैनोमीटर से अधिक इन पे कणों का आकार होता है। तो संतृप्त विलयन दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन और विलयक पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, मतलब और विलय नहीं घोला जा सकता। उदाहरण के लिए चीनी के जलीय घोल में उससे अधिक चीनी कमरे के तापमान पर नहीं घुल सकती। वेरी गुड। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, जिसमें एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, ये बता दिया। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड एक वैश्वांगी मिश्रण होता है जिसके कणों का आकार इतने भी छोटे नहीं होते, लेकिन पृथक रूप से हम इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बना देते हैं। उदाहरण के लिए दूध, धुआं, इस सब के एग्जाम्पल्स हो गए। निलंबन क्या होता है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें कणों का आकार काफी ज्यादा, जिसका घोल ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है। इसमें विलय कण का आकार घुलते, मतलब विलय कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, मतलब फैले हुए रहते हैं। उदाहरण के लिए, है ना, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कीचड़ युक्त पानी, पेंट हो गया, पेंट समझा तुमने, हाँ पेंट हो गया, कीचड़ युक्त पानी हो गया,
है ना, इन सब का मिश्रण। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तो हमें बताना है समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, है ना। तो भाई ये सोडा जल, सोडा जल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, तो ये बेसिकली समांगी मिश्रण में देखने को मिल जाता है। लकड़ी, मैं तुम्हें पूरी टेबल ही बता देती, ये देख लो ना। तो भैया सोडा जल, है ना, वायु, सिरका, छनी हुई चाय, ये सब क्या है, समांगी मिश्रण है। बाकी लकड़ी, बर्फ, मिट्टी, ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ गया रंगहीन द्रव क्या है, शुद्ध जल है। शुद्ध जल क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस निश्चित ताप पर उबलता है भैया। तो रंगहीन द्रव का एक नमूना लेंगे और स्टोव पर उसको रख देंगे। यदि ये 100 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, शुद्ध जल होगा। उबलना शुरू होता है तो यह शुद्ध जल है। और किसी और रंगहीन द्रव जैसे सिरका का क्वथनांक बिंदु अलग होता है। यदि ध्यान से देखें तो कि कुछ समय बाद पूरा द्रव किसी भी अवशेष को छोड़े बिना भाप में परिवर्तित हो जाएगा, तो वो भी एक शुद्ध जल की एक पहचान हो गई। चल आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं में शुद्ध पदार्थ कौन कौन है। देखो बर्फ, बर्फ क्या होता है, पानी ही है ना। बर्फ मतलब H2O, पानी, मतलब ये शुद्ध हो गया, बहुत बढ़िया। लोहा, लोहा में Fe होता है, ये भी शुद्ध हो गया, सही बात है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिकली एक यौगिक हुआ करता है, तो ये भी शुद्ध होता है, इसका सूत्र CaO होता है, मैं बात करूंगा बाद। ईंट नहीं है, वायु नहीं है क्योंकि इसमें कई सारी चीजें, दूध नहीं है, कोलाइड विलयन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक यौगिक होता है, तो ये शुद्ध है। पारा एक तत्व होता है Hg, ये भी सत्य है। लकड़ी अशुद्ध है। तो इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हें पता चलेगा सारी चीजें, है ना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ हमने देख लिया, बहुत शानदार। निम्नलिखित मिश्रणों से विलयन की पहचान करें। विलयन की पहचान हम कैसे करते हैं, विलयन की पहचान हम करते हैं लाइक हम देखते हैं भैया कि जिसमें समांगी वितरण कैसा होता है, मतलब लाइक एक समान वितरण कहाँ होता है। तो मिट्टी क्या है, मिट्टी बेसिकली एक विषमांगी मिश्रण है ना। मिट्टी क्या है बेटा, एक विषमांगी मिश्रण है, बहुत शानदार। ठीक है, समुद्री जल क्या है भैया, समांगी, एक तरीके से समांगी विषमांगी दोनों। इसमें थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, है ना, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, लेकिन फिर भी, है ना, इसको अपन समांगी बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया। वायु की बात कर ले, ये भी समांगी है। कोयला तत्व होता है ना, कोयला तत्व होता है। सोडा जल समांगी। चलो, समुद्री जल, वायु और सोडा जल हमारे विलयन के एग्जाम्पल्स हो गए। आ जाओ, चल बड़े आगे। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा, वो जो या तो निलंबन हो या फिर कोलाइड विलयन हो। तो दूध कोलाइड विलयन होता है और स्टार्च का विलयन, है ना, हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, बाकी नमक का घोल और कॉपर सल्फेट का विलयन ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। तो टिंडल प्रभाव, अगर टिंडल प्रभाव कोलाइड विलयन में देखा जा सकता है। दूध और स्टार्च विलयन कोलाइड विलयन है, इसके लिए हमें इन्हें टिंडल प्रभाव देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। चलो, सोडियम तत्व होता है ना, चीनी का घोल मिश्रण है। कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है। सिलिकॉन जो है तत्व है ना। इन सभी के बारे में तुम्हें अगर आइडिया लगेगा तो नेक्स्ट चैप्टर में लगेगा क्या होता है ये तत्व और यौगिक, है ना, रियल फील। अभी मैं इतना बता दूं तुम लोगों को, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। वायु मिश्रण है। मीथेन एक यौगिक होता है, CH4 इसका सूत्र होता है, मैं तुम लोगों को बता दूं। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है। इन सब की ट्रिक होती है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, है ना। सोडियम का Na होता है, घबराना नहीं है इससे, अभी अपन ने इसको पढ़ा नहीं है, क्यों, क्योंकि वो अपन बाद में करेंगे। ये मिश्रण होता है, ठीक है। सिलिकॉन तत्व होता है, SI दिखाते हैं इसको, SI इसका संकेत होता है। मिट्टी क्या है, मिट्टी भैया हमारा एक मिश्रण है ना। चांदी क्या है, तत्व है। चांदी क्या है बेटा, तत्व है। टिन क्या है, SN जिसको बोलते हैं, तत्व है। कोयला क्या है, कार्बन, ये भी एक तरीके से तत्व है ना। साबुन क्या है, साबुन बेसिकली एक तरीके से तुम लोग बोल सकते हो मिश्रण हमें देखने को मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारा एक तत्व है, वो यौगिक है, CO2 जिसको बोलते हैं, देख लो भाई। तो तत्व हो गया सोडियम, चांदी, टिन, सिलिकॉन। यौगिक क्या हो गया, कैल्शियम कार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। और मिश्रण ये सब हो गया, साबुन, रक्त, वायु, कोयला, चीनी, मिट्टी। तो इनके बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए, है ना। तो अभी इतनी दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैंने बोला ना कनेक्टिंग है सब कुछ। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है पौधों की वृद्धि, रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। लोहे के चूर्ण में तथा बालू को मिलाना, भौतिक परिवर्तन, कोई नई चीज नहीं बन रही। लोहे में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन, रासायनिक परिवर्तन। जल से बर्फ बनना, भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, रासायनिक परिवर्तन। जलना रासायनिक परिवर्तन है, पिघलना भौतिक परिवर्तन है। बहुत बढ़िया, ये आ गया, ठीक है, ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा ये बताना मुझे, दूध से क्रीम को अलग करने की विधि कौन सी थी, याद करो कौन सी विधि थी वो। अब मैं चैट्स को ऑन करता हूं, है ना। अपन ने बहुत फास्ट चीजें पढ़ी, लेकिन हाँ वो सारी चीजों को तुम लोग अच्छे से करोगे तब सारी चीजें मजा आएगा।
बढ़िया है, मजा आया। सब अपन ने पढ़ा हुआ है। हाँ, तत्व यौगिक और मिश्रण को पहचानने के लिए एक चैप्टर और लगेगा बेटा, उसको अपन अच्छे से कर लेंगे ना। किसी भी रासायनिक सूत्र को कैसे लिखते हैं वो पढ़ लेंगे ना, तो मैं वो भी बनेगा, है ना। अभी अपन ने सिर्फ, अभी अपने को पता ही नहीं परमाणु क्या होता है अच्छे से, अभी अपन पढ़ेंगे फिर बात करेंगे। चलो, इसका आंसर होगा अपकेंद्रण। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन पे लगाते टिक। वेरी गुड, 84.2%, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हमसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन पता है ना, जिसके अंदर कोई एक, अब मैं बता देता हूं ये। चलो डाउट्स भी देख लेता हूं, पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये रहा पोल स्टार्ट, और डाउट्स देखते हैं। सर, प्रभाजी आसवन में कांच की गोलियों की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि क्या करती है बेटा, वो एक सरफेस एरिया बढ़ा देती है। मतलब अगर वाष्प बनेगी ना, तो वो कांच की गोली से वही निकल पाएगी जो तेजी से निकली है। मतलब लाइक बहुत, मतलब कई सारी तो जाकर ठंडी होकर वापस गिर जाएगी, ठंडी होकर वापस गिर जाएगी। कुछ ही जो बहुत ज्यादा प्योरीफाई होगी वही आगे बढ़ पाएगी। माध्यम की समष्टि का मीन्स, मतलब माध्यम का मतलब यह कि किस माध्यम में वो है ना, किस माध्यम में वो उपस्थित है। सर, इन क्वेश्चनों को नोट्स बनाने हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो नोट्स के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं, नोट्स में लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। सॉल्व भी करे अपन ने क्वेश्चन को, और उन क्वेश्चन को जरूर लिखना जो तुमसे पहली बार में नहीं बने, समझ नहीं आया, ट्राई करो बेटा, है ना। सर, अब केंद्रीकरण को डिटेल में समझाओ। जब हम किसी विलयन को, है ना, तेजी से घुमाते, किसी मिश्रण को हम तेजी से घुमाते, तो जो सघन कण होते थे वो नीचे बैठ जाते थे, और जो हल्के कण थे वो ऊपर बैठ जाते थे। सेम इसका एग्जाम्पल है कि भाई हमने जो अपकेंद्रीकरण था ना, जो दूध से मलाई को अलग करना था, मलाई मलाई हल्की थी, है ना, दूध क्या था, थोड़ा भारी था, तो मलाई ऊपर आ जाती थी। खैर, भोजन का पकना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, बाकी मोम को पिघलना, है ना, दो चीज को मिला दे रहे हो या फिर नमक को पानी में घोल दे रहे हो, ये सब भौतिक परिवर्तन है। और ऐसे क्वेश्चन 10th में आते हैं, और तुम लोगों ने अभी सॉल्व कर दिया। हेड्स ऑफ टू यू, 68.66%। अभी बच्चा 10th का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी का निर्माण कर रहे हैं, कैसा परिवर्तन होगा बताओ ये। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी का निर्माण कर रहे हैं, समझ रहे हो? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी का निर्माण कर रहे हैं, बताओ कैसा परिवर्तन होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पोल स्टार्ट कर दिया है मैंने। हाँ,
बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि भाई पानी वहां पर एक नई चीज बनती है, देखते परसेंट। वाह बेटा 90.87%, 10th का क्वेश्चन है ये, 10th का क्वेश्चन है और तुम अभी सॉल्व कर रहे हो, दैट इज लाइक यार अच्छी बात है ना। और तुम लोगों को बता दूं, तुम्हारी 9th क्लास की बुक में बिल्कुल छोटा छोटा दिया है, छोटा छोटा इन सेंस, मतलब अपन ने हर चीज को इतना डीप में पढ़ा है ना कि अगर तुम उनकी डेफिनेशन की भी अच्छे से पढ़कर चलेगा, सिर्फ नॉर्मल डेफिनेशन ही सीख ली ना, तो लाइक तुम बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। कई सारी पृथक्करण की विधि तुम्हारे बुक में दी नहीं है, फिर भी मैंने पढ़ाई है। तो हम एक चीज अभी याद रख लो, मैं 1000 बार बोल रहा हूं, 1000 बार बोल रहा हूं, एक चीज याद रख लो, तुम्हारा यूपी बोर्ड यहां है, तुम्हारी क्लास 10th यहां है ना, और मैं पढ़ाता यहां हूं, है ना। मैं आज बोल रहा हूं आखिरी बार, और बस याद रखना। तो तुम यहां पर अगर इस लेवल का कंटेंट पढ़ रहे हो ना, तुम्हारा यूपी बोर्ड कहाँ है, यहाँ। कुछ नहीं आता वो यहाँ है ना, कुछ नहीं आता वो यहाँ है, तुम्हारा यूपी बोर्ड कहाँ है, यहाँ। और अपन पढ़ते हैं यहाँ। अगर ये नहीं आया, इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, और यहाँ पर भी आकर तुम बोलोगे कि मेरे को बहुत आसान लगा। और इसका एग्जाम्पल, इसका जो प्रूफ है, वो प्रूफ है लास्ट ईयर के रिजल्ट्स, सारे के सारे रिजल्ट, जितने भी रिजल्ट्स थे वो सभी के सभी ऐसे ही निकले। ठीक है, हाँ। तो ट्राई करा करो आगे यार, तुम्हें डॉक्टर वगैरह बनाना, इंजीनियर वगैरह बनाना, कलेक्टर वगैरह बनाना, उसका एक बहुत अच्छा सा एक स्टेप है जो आज कवर करा है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, एक बार लीडर बोर्ड और दिखा देता हूँ। गाना, गाना अपन बाद में गाए क्या, कौन सा गाना गाना है? मृत्युंजय, मृत्युंजय, अहम नामदेव, अंश मौर्य, आदर्श प्रजापति, प्रियांशु डांगी, अमन कुमार, वर्षा पाल, आशीष, अंकिता यादव, ऑल ऑफ यू डिड अ वेरी वेरी गुड जॉब। ठीक है, आज वीडियो कॉल रहने देते, नेक्स्ट टाइम करें, पक्का पक्का करें। आज सॉन्ग सुना दीजिए, कौन सा सॉन्ग सुनाए बताओ। कौन सा सॉन्ग सुनाए बताओ, गाना बताओ, गाना। कौन सा कौन सा? मेरे को एक ही आता है फिर। सैयारा बोल रहा है, लो भाई, वाह। यू वॉन्ट टू बिकम IPS, बिल्कुल बेटा बनोगे जरूर। और कुछ यार, बेसब्रिया, बेसब्रिया गा दूं। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वहीं ले जाए जहाँ बेसब्रियां, बेसब्रियां। कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे, जब तक तुझे ये एहसास है। जागीर तेरी तेरा खजाना, ये तिश्नगी है, ये प्यास है। क्यों रोकना अब ये कारवां, जाए वहीं ले जाए